Chapter 14 Respiration in Plants. What is respiration? आपको पता ही है सबको, ब्रीदिंग हम बोलते हैं, है ना। ब्रीदिंग के अंदर हम लंग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कहाँ होती है? सेल्स में। ओके, और उस पार्ट को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसी के बारे में हमने जानना है आज। क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो दे ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उनके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन बन रही है, तो अगर उन्हें रिक्वायर्ड है तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज स्पेसिफिकली हम कहें कि वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं। उनके जो लीव्स हैं उसमें स्टोमेटा है, वो बाहर से एक्सचेंज कर सकते हैं। नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, है ना। तो प्लांट के अंदर ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, और बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या है? रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है? एनर्जी बन रही है। ऑक्सीजन जो अंदर गई हमारे फूड के साथ सेल्स में रिएक्शन होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर रिलीज़ कर देंगे और एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? एनर्जी का मॉलिक्यूल क्या होता है? एटीपी। तो एटीपी को हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग का जो सेलुलर अंदर वाला सिस्टम है, मैकेनिज़्म अंदर कैसे काम कर रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। प्लांट्स ने सन एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किस में? केमिकल एनर्जी में, राइट। लाइट एनर्जी ली और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब बना दिया। अब प्लांट्स के से हम ऑर्गेनिजम्स जो भी लेंगे वो उसको अब कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन के साथ उसको ट्रीट करेंगे ताकि उसमें से हम एनर्जी रिलीज़ कर सकें। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज़ करके सिंथेसिस ऑफ क्या होगा? एटीपी। ओके, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ होता है? एटीपी कहाँ बनता है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस है और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, दोनों रिएक्शंस अपोजिट हैं एक दूसरे के। फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट था वो अब रेस्पिरेशन में बन जाएगा सबस्ट्रेट, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या था वो ऊपर पढ़ लिया। प्रॉपर डेफिनेशन भी अगर पूछें कि रेस्पिरेशन क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से विद इन द सेल्स, ओके, लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बोलिए रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। अब एक रिएक्शन ही है ना, तो रिएक्शन में स्टार्टिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो क्या है? प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग में हमको मटेरियल यूज़ करना है उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ओके। क्या क्या चीज़ें हैं? मेनली दो चीज़ यूज़ होती हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स भी यूज़ होते हैं कभी कभी, है ना।
ओके, अब ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, जो भी एनर्जी है वो रिलीज होगी एटीपी फॉर्म करने के लिए। बट ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें आते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स थे, ऐसे इसके अंदर भी मल्टी स्टेप्स हैं, जिससे फाइनल हमको एटीपी मिल पाता है। ओके, और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, बॉडी को जब जहाँ रिक्वायर्ड है वो एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ कर सकता है। ओके, अब आ जाते हैं, ये आप पढ़ लेना, प्लांट ब्रीथिंग तो आप पढ़ लेना बाद में कि प्लांट्स में क्या होता है। ओके, अब ये देखो, ये है हमारा रिएक्शन, किसके लिए, रेस्पिरेशन में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एटीपी। ओके, अब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं या सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन मिल जाती है सफिशेंट ये रिएक्शन करने के लिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन के भी ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम है ये कर पा रहे हैं, और तब हम उनको बोलते हैं, बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनारोबिक। जब ऑक्सीजन होती है तो एरोबिक कंडीशन, बिना ऑक्सीजन के है तो एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, चलिए, अब एरोबिक कंडीशन से काम हो रहा है या एनारोबिक कंडीशन से काम हो रहा है, जो भी कुछ काम हो रहा है उसके अंदर एक स्टेप जो सब में होगा ही होगा, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड से ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, तो शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन। ठीक है, और ये हमें किसने दिया था, साइंटिस्ट के नाम नोट कर लो, गुस्ताव एम्पेथेन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नास। ठीक है, इसलिए इनके नाम के इनिशियल्स की से हम इस ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ई से आ गया एम्पेथेन, एम कहाँ से आ गया, मेयरहोफ से, और पी आ गया पर्नास से। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और कहाँ पर है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हुआ, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, सभी सेल्स के, और इस प्रोसेस में होता क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये इसका पूरा फ्लो चार्ट। अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, ये आपको याद रखना है, वो समझना है। ठीक है, देखिए ग्लूकोज में C6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया 6 नंबर कार्बन पे। ये फॉस्फेट आया कहाँ से, एटीपी से, तो यहाँ पे एक एटीपी यूज़ हो गया, इस एटीपी को बनाया नहीं हमने, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे, अब वो रह गया एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, उसका एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एटीपी हमने यूज़ कराया, अभी एटीपी बना नहीं है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड ही है, सिर्फ शेप थोड़ा अलग होती है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक ATP यूज़ हो रहा है और बन गया फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ठीक है, पहले फ्रक्टोज के 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट था, अब 1 नंबर पे भी आ गया, तो 2 बायफॉस्फेट। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस मतलब 3 कार्बन कंपाउंड, इसको हम ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर अपनी शेप चेंज करके बन सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ट्रायोस फॉस्फेट के 2 स्ट्रक्चर अलग अलग हमें मिलते हैं। ठीक है, कितने कार्बन कंपाउंड है ये? 3 कार्बन कंपाउंड। फ्रक्टोज कितने का था? 6 का। तो फ्रक्टोज में 6 कार्बन थे, 3 यहाँ पर, तो 3 कहाँ गए? तो यहाँ पर एक्चुअली कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट बने हैं। ओके, तो 3 2 6 हो गए ना, 6 कार्बन पूरे। अब यहाँ पर एक NAD यूज़ हो रहा है और वो बन गया NADH, और ये जो ट्रायोस फॉस्फेट थे ये बन गए 2 ट्रायोस बायफॉस्फेट। यहाँ से भी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इधर ऐड हो गया, बायफॉस्फेट बन गया ये। ठीक है, अब ये जो 3 कार्बन बायफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसने अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ करा, एक ADP को दे दिया, और उस ADP डाईफॉस्फेट से वो बन गया ATP। ठीक है, और इसका जो बायफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट तो यहाँ पर आ गया, तो ये बच गया अब ट्रायोस फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट मिले। 2 मॉलिक्यूल थे ना, 2 के 2 बने, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल से एक ATP बना, तो 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर हमको 2 ATP मिल गए। ठीक है, पहले क्या हुआ था, ऊपर ये ATP हमारा यूज़ हो गया था, हमसे कम हो गया था, यहाँ पर भी एक ATP हमने यूज़ कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 ATP वापस मिल गए। ओके, अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है 3 कार्बन कंपाउंड, ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये बन गया 2 फॉस्फो। इसके कार्बन नंबर का कंपाउंड जिसपे फॉस्फेट था वो चेंज हो गया, सिर्फ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 3 कार्बन कंपाउंड है, वो वहीं का वहीं है। अब इसने एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करा, इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल निकला, और अब ये बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, अब एक फॉस्फोग्लिसरेट ने एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करा, तो 2 ने कितने रिलीज़ करे होंगे? 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो गए। अब यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो बना था, इसके पास भी एक फॉस्फेट था ना, इसने अपना वो फॉस्फेट भी रिलीज़ कर दिया और एक ADP को दे दिया। तो यहाँ पे भी हमारे पास अब 2 ATP बन गए, और ये जो चीज़ थी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट हट गया, अब ये खाली रह गया पायरुविक एसिड। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से, एक 6 कार्बन ग्लूकोज से हमको मिल गए 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जिसका नाम है पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का ये जो पूरी चेन है रिएक्शंस की, ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान देखो 2 ATP यहाँ बने, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने, 2 ATP यहाँ बने, 4 ATP बने, और एक ATP यहाँ यूज़ हुआ था, एक यहाँ यूज़ हुआ था, यानी कि 2 ATP यूज़ हुए थे और 4 बन गए। तो बेनिफिट तो हो गया, 2 ATP एक्स्ट्रा हमको मिल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सब हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस का। अब ये यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में ऐसे ही दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे इसी फ्लो चार्ट को, लेकिन आप फ्लो चार्ट से याद कर लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पायरुविक एसिड इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस हमने अभी पीछे बात करी थी, सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी सेल्स में होता है, चाहे एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन। तो यहाँ तक पायरुविक एसिड बनने तक सब में सेम है,
उसके आगे के प्रोसेस अलग हो जाते हैं। डिपेंड करता है सेल की नीड कितनी है, कंडीशन कैसी है, ऑक्सीजन कम है, ज़्यादा है, नहीं है, जो भी है उसके बेसिस पे वो अलग अलग प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, देखो अभी आपको शॉर्ट में दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा ग्लूकोज स्टेप फॉलो करते हुए फाइनली क्या बन गया, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड, ऑक्सीजन है तो एक पूरा अलग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस चलेगा। ऑक्सीजन नहीं है तो दो चीज़ें हैं इसके पास, ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो ये हमें एंड प्रोडक्ट देगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन में। और ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, जैसे हमारी मसल्स में कभी हमारी मसल ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, हम कोई वॉकिंग ज़्यादा कर ले या कुछ कर, तो टांगों में ऐसे लगता है ना, मसल्स में टाइट हो गई, थकान हो फील हो रही है, 1-2 दिन तक दर्द रहता है, तो वो मसल्स में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन कम होने की वजह से और काम ज़्यादा कर लिया, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ पे एनर्जी तो बनना था लेकिन प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का नहीं हुआ, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये पायरुविक एसिड से ऑक्सीजन ना होना या कम होना में दो डायरेक्शन है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनेगा, जैसे कि हमारे मसल्स में बनता है। एरोबिक कंडीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे आगे क्या स्टेप्स होते हैं। ओके।